सेवियर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं बाबूराम आज आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th का बच्चों फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों ये हमारी एनसीईआरटी से क्वेश्चन बेस्ड की सेकंड वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बच्चों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह के नोटिफिकेशन पाने के लिए या सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है बच्चों। निम्न अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और इनके प्रकार बताइए। तो बच्चों पहला जो आपके सामने है प्रकार वो है पोटेशियम ब्रोमाइड। बच्चों ये होता है KBr और ये क्या है बच्चों बेरियम आयोडाइड BaI2। तो बच्चों ये आयन रिप्लेस होंगे, I यहाँ पर आएगा और Br यहाँ पर आएगा तो रिएक्शन बनेगी बच्चों KI। क्या बनेगी बच्चों KI। I कितने बच्चों 2 तो बैलेंस करने के लिए 2KI और यहाँ पर बनेगा BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड। रिएक्शन में साफ साफ लिखा हुआ बच्चों। तो इसमें क्या हुआ है आप इसे हिंदी में भी समझ सकते हैं बच्चों। जहाँ पर पोटेशियम था वहाँ पर क्या आ गया बच्चों बैरियम। क्या आ गया बैरियम। और जहाँ पर बैरियम था वहाँ क्या आ गया बच्चों पोटेशियम। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं हैं जो बच्चों वो कहलाती हैं आपकी द्विप्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। कौन सी कहलाती हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिनमें दोनों का रिप्लेसमेंट होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है वो कहलाती हैं आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। मैंने आपको उदाहरण दिया था बच्चों AB + CD। अगर इस प्रकार की कोई रिएक्शन है और A की पोजीशन C ले लेता है और C की A, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती हैं बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए बच्चों इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों जिंक कार्बोनेट और जिंक कार्बोनेट के बाद आपको दिया हुआ बच्चों जिंक कार्बोनेट से क्या बना जिंक ऑक्साइड और जिंक कार्बोनेट से क्या बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ZnCO3। कोई एक पदार्थ था बच्चों और उससे कितने बने 2 जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। मतलब जब एक पदार्थ से 2 पदार्थ बनते हैं बच्चों तो वो रिएक्शन कहलाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब जब एक पदार्थ से 2 पदार्थ बने तो वो अभिक्रिया कहलाती है बच्चों वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों वियोजन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों विघटन अभिक्रिया। तो आंसर आपके सामने है बच्चों यह डिकम्पोजिशन या विघटन अभिक्रिया। नेक्स्ट है हाइड्रोजन और क्लोरीन। बच्चों कौन कौन सा हाइड्रोजन और क्लोरीन और एरो के बाद कितना कंपाउंड बना 1। तो बच्चों मैंने बताया था जब A + B मिलकर कोई एक कंपाउंड बनाएंगे C, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों संयोजन अभिक्रिया। कौन सी बच्चों संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया आप किसे कह सकते हैं। तो बच्चों यह एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और नेक्स्ट देखें इसका फोर्थ पार्ट वो है बच्चों मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो बच्चों मैग्नीशियम क्या होता है Mg। क्या होता है बच्चों Mg प्लस HCl। क्या बच्चों HCl Mg प्लस HCl। तो Mg ने किसको रिप्लेस कर दिया H को। तो ये कौन सी होती है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों। तो रिएक्शन बच्चों इसमें गलत लिखी हुई है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। करेक्ट रिएक्शन आपकी ये होगी मैग्नीशियम होता है बच्चों Mg। क्या होता है Mg। तो यहाँ पर आपको पुट करना है Mg प्लस 2HCl और राइट हैंड साइड बिल्कुल आपकी सही है। Mg ने किसको रिप्लेस कर दिया बच्चों H को। तो ये रिएक्शन कौन सी कहलाएगी आपको MgCl2 प्लस H2 मतलब विस्थापन अभिक्रिया। रिएक्शन एक बार फिर देख लें बच्चों। तो रिएक्शन है बच्चों आपकी यहाँ पर जो था आपका KBr लिखा गया है ये गलत है थोड़ा सा। तो ये होगा बच्चों Mg प्लस HCl। क्या होगा बच्चों Mg प्लस 2HCl एरो MgCl2 प्लस H2। राइट हैंड साइड बिल्कुल सही है बच्चों आपकी। तो आइए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों ये कौन सी अभिक्रिया थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों आपके सामने है उष्मा छेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझाया था उष्मा छेपी या उष्मा शोषी। तो उष्मा शोषी मतलब बेटा उष्मा का शोषण, मतलब जो उष्मा ग्रहण करती है वो कहलाती है आपकी उष्मा शोषी और जिसमें उष्मा मिलती है वो क्या होती है आपकी उष्मा छेपी। तो आइए बच्चों फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं उष्मा छेपी। उष्मा छेपी अभिक्रिया बेटा जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है उष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है उष्मा छेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण बच्चों आपके सामने है कि जब कली या चूने में जल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बच्चों कली या चूने में जल। तो ये रही आपकी कली CaO और इसमें क्या होता है H2O CaO प्लस H2O। तो क्या बनता है बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट उत्पन्न होती है। क्या होती है बच्चों हीट उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा जब पहले कभी वाइट वॉश वगैरह होती थी
तो कली का प्रयोग करते थे बच्चों चूने का। अगर चूने में जल मिलाते हैं जिसे बुझाते हैं और तो उससे क्या होती है बच्चों, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक बेटर उदाहरण है बच्चों। तो इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अतः यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी होती है? वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। कौन सी कहलाती है बच्चों? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। उदाहरण है आपका, जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है। किसको बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट को। तो बच्चों रिएक्शन के नीचे इनके नाम लिख सकते हैं आप लोग, ये कंपलसरी होते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो दो कंपाउंड बनते हैं आपके, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है आपका वो होता है चूना पत्थर भी आप इसे कह सकते हैं। संगमरमर का फॉर्मूला भी यही होता है बच्चों, CaCO3। ठीक है बच्चों। और जो ब्लैक बोर्ड पर चौक यूज होती है, खड़िया जिसे हम बोलते थे, उसका फॉर्मूला भी होता है CaCO3। तो इस प्रकार से बच्चों जो ऊष्मा ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्मा क्षेपी, और जिससे ऊष्मा का अवशोषण होता है वो होती है आपकी ऊष्मा शोषी। एग्जाम्पल्स जरूर याद रखें बच्चों, बिना एग्जाम्पल्स के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, डिडक्ट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, वियोजन अभिक्रिया संयोजन की विपरीत क्यों होती है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो बच्चों देखते हैं, मान लीजिए बच्चों आपके पास कोई रिएक्शन है H2 + Cl2, या चलो बात करते हैं H2 + O2 एरो 2H2O। ये एक रिएक्शन है। तो रिएक्शन में देखें बच्चों आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जल बनाया है H2O। तो ये कैसी हो गई? योगात्मक। लेकिन अगर आप इसे रिवर्स कर दें H2O एरो, तो क्या बनेगा बच्चों? 2H2 + O2, 2H2 + O2। तो ये दोनों अभिक्रियाएं, एक बच्चों ये योगात्मक का उदाहरण है और ये किसका है? वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों वियोजन और संयोजन दोनों क्या होती हैं? एक दूसरे की अपोजिट होती हैं। देख लीजिए बच्चों, A + B जब कोई मिलकर कंपाउंड बनाते हैं C, तो ये योगात्मक अभिक्रिया होती है। लेकिन जब C दो कंपाउंडों में ब्रेक हो जाता है तो वो कहलाती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों इसका आंसर वियोजन अभिक्रिया मैंने आपको अभी अभी बताया था। उदाहरण आपका दिया हुआ है कि जब जल H2O में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक होता है, और इसके अपोजिट जब जल का विघटन, ठीक है बच्चों, वहीं दूसरी ओर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर जल बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया किसका उदाहरण होती है बच्चों? संयोजन का। तो बच्चों मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था H2O, किस में ब्रेक हो जाता है? H2 + O2। चाहे तो आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, 2H2O एरो 2H2 + O2, और यहाँ पर भी आप कर सकते हैं 2H2 + O2 एरो 2H2। ये दोनों रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप चाहें तो इन्हें बैलेंस कर सकते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन की अपोजिट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जो हमें आते तो हैं समझ में, लेकिन हमें लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो ठीक उसी प्रकार का ये प्रश्न है बच्चों, तो उदाहरण लिखना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चा, क्वेश्चन नंबर 11। उन वियोजन अभिक्रियाओं का एक एक उदाहरण दीजिए जिनसे ऊष्मा, प्रकाश और वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो बच्चों 3 ऐसी अभिक्रियाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिनसे ऊष्मा, प्रकाश और वैद्युत उत्सर्जन होता है। तो पहली देखते हैं बच्चों, ऊष्मा प्रदान करने वाली अभिक्रिया। तो ऊष्मा का बच्चों अभी बताया था कि जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है, जब चूना पत्थर को गर्म किया जाता है तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इससे क्या होता है बच्चों? ऊष्मा प्रदान होती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, दूसरी है बच्चों प्रकाश के द्वारा या प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्रदान करने वाली अभिक्रिया। तो बच्चों ये है आपकी, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है। ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होता है कि सिल्वर तथा क्लोरीन में टूट जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों आपका, इस अभिक्रिया का प्रयोग सूर्य से ऊर्जा प्रदान की जाती है, और इस अभिक्रिया का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती है आपकी, उसमें किया जाता है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा द्वारा प्रदान की जाने वाली अभिक्रिया। तो बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। ये डेल्टा का साइन आप एरो के ऊपर बना सकते हैं। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो क्या प्राप्त होती है बच्चों आपको? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऊष्मा द्वारा ऊर्जा प्रदान की जाने वाली अभिक्रिया है। दूसरी है बच्चों प्रकाश के कारण। तो जब प्रकाश के लिए आप H म्यू लिख सकते हैं एरो के ऊपर, या सूर्य का प्रकाश भी लिख सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है इसका थर्ड जो पार्ट था, विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो विद्युत प्रवाहित करने पर जो जल होता है बच्चों, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से 3 उदाहरण हुए। पहला उदाहरण है आपके सामने, जब ऊष्मा दी जाती है तब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का वियोजन हो जाता है, और विद्युत प्रवाहित करने पर जल का वियोजन हो जाता है। मैंने आपको बच्चों अपनी पहली वीडियो में बताया था
कि वियोजन 3 प्रकार से हो सकता है बच्चों। पहले वाली रिएक्शन को आप उसमें वियोजन कह सकते हैं, दूसरी को प्रकाशीय वियोजन कह सकते हैं और तीसरी को वैद्युत वियोजन कह सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है बच्चों कि प्रकाशीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और उसमें वियोजन का एक एक उदाहरण दीजिए जो आपके सामने है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12, वो है बच्चों विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। तो बच्चों मैंने बताया था विस्थापन अभिक्रिया में जो ज़्यादा क्रियाशील वाला परमाणु है वो कम क्रियाशील वाले परमाणु को रिप्लेस कर देता है। किसको कर देता है बच्चों? रिप्लेस। मैंने बताया था A+BC टाइप की जो रिएक्शन है जिसमें A B को रिप्लेस करेगा तो बनेगा क्या बच्चों? AC+B, ये कहलाती है आपकी विस्थापन। लेकिन द्विविस्थापन जिसमें दो कंपाउंड होंगे जैसे AB+BC अब या AP+CD, तो यहाँ पर A किसको रिप्लेस करेगा बच्चों? C को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों? CB+AD। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये थी बच्चों आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपके सामने है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट में कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, किसके विलयन में बच्चों? कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है। तो बच्चों कॉपर सल्फेट का जो रंग है वो कैसा हो जाता है? धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट बच्चों कैसे कलर का होता है? नीले कलर का। इसका मतलब उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर था विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण। तो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपके सामने है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण आपके सामने है कि जब सोडियम क्लोराइड के घोल को बैरियम क्लोराइड, इसमें आप देख रहे हैं बच्चों सोडियम ने किसको रिप्लेस किया? बैरियम को। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? सोडियम, और जहाँ सोडियम था वहाँ क्या आ गया बच्चों? आपका बैरियम। तो इस प्रकार से रिएक्शन क्या हो गई? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए या अभिक्रिया लिखिए। तो बच्चों अभिक्रिया आपके सामने है। किससे बच्चों? सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3 किसको रिप्लेस किया जाता है बच्चों? Cu को। किसको किया जाता है? मतलब कॉपर से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या रिप्लेस हो जाता है? Ag। इसका मतलब बेटा कॉपर अधिक क्रियाशील है। तो मैंने बताया था ज़्यादा क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों आपके सामने है। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं बच्चों? कौन सी अभिक्रिया से? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों आपके सामने था कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया आपके सामने थी बच्चों। आइए उसी स्लाइड पर पहुंचते हैं। तो उस रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के रूप में अवक्षेप प्राप्त हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी कहलाती है बच्चों? अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया का आप उदाहरण समझ गए होंगे बच्चों कि अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी बच्चों? तो आइए नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपने पढ़ लिया। अवक्षेपण अभिक्रिया वह होती है जिसमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है उत्पाद जो होता है बच्चों अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो मैं बता देता हूँ बच्चों अवक्षेप के लिए आप इस तरह के एरो का प्रयोग करते हैं नीचे की तरफ। तो बैरियम सल्फेट जो है वो अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ऊपर की तरफ जो एरो लिया जाता है बच्चों गैसीय अभिक्रिया का होता है। ठीक है बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों पहला है इसमें उपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन मतलब उपचयन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीकरण। तो मैंने बताया था वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो क्या कहलाती है बच्चों? आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण आपके सामने है। मैंने कहा था वह अभिक्रिया जिसमें किसी अणु या परमाणु में ऑक्सीजन का योग होता है तो वह अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? उपचयन। क्या कहलाती है? उपचयन। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो मैंने दो उदाहरण दिए बच्चों, एक मैग्नीशियम का उपचयन ये रहा आपके सामने और दूसरा था बच्चों कॉपर का उपचयन। किसका बच्चों? कॉपर का उपचयन। तो रिएक्शन बिल्कुल इजी दिए हैं बच्चों मैंने जिससे आपको आसानी से लर्न हो सके। तो बच्चों मैग्नीशियम ने किसको गेन किया? ऑक्सीजन को। तो क्या बनेगा? 2MgO। और यहाँ पर कॉपर ने किसको गेन किया है? ऑक्सीजन को। तो यहाँ क्या बनेगा बच्चों? CuO। क्या बनेगा? CuO। तो दोनों ही रिएक्शन में क्या हुआ है बच्चों? आपका कॉपर और मैग्नीशियम का उपचयन मतलब दोनों का ऑक्सीकरण हुआ है। तो इसका सेकंड पार्ट था बच्चों अपचयन। तो अपचयन देखते हैं। मैंने कहा था ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है। क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का ह्रास होता है मतलब ऑक्सीजन हट जाता है। तो उसमें क्या कहलाता है कि उस अणु का क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन। उदाहरण है बेटा कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। जो रिएक्शन आपने पहले पढ़ी थी उसी की जस्ट अपोजिट रिएक्शन है बच्चों। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखते हैं तो इसमें क्या हुआ बच्चों कि कॉपर ने ऑक्सीजन दे दिया। तो ऑक्सीजन का देना, कॉपर से क्या निकल गया बच्चों? ऑक्सीजन।
तो कॉपर से जब ऑक्सीजन निकल जाएगा तो क्या हुआ, कॉपर का अपचयन हुआ बच्चों। ये भी आंसर मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। अगर बच्चों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप सबसे पहले नोटिफिकेशन पा सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट है बच्चों जिंक ऑक्साइड का अपचयन। तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन आपके सामने है। तो जिंक ऑक्साइड से भी क्या निकल जाएगा बच्चों, ऑक्सीजन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन। कब, जब उसकी कॉपर के साथ रिएक्शन की जाती है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं जिंक ने बच्चों क्या कर लिया, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीजन रिमूव कर दिया। तो ऑक्सीजन का हटना ही क्या कहलाता है, आपका अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आपके सामने है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है। इस तत्व में एक्स का उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है। तो आपका जो काले रंग का जो पदार्थ है वो कॉपर ऑक्साइड होता है या कॉपर सल्फाइड होता है। तो भूरे रंग का जो पदार्थ है आपका वो कौन सा है, कॉपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो बच्चों हमारे लास्ट टॉपिक जो था सेकंड वीडियो का वो था बच्चों संक्षारण। तो मैंने कहा था संक्षारण से बचाने के लिए, किससे बचाने के लिए बच्चों, संक्षारण से, मतलब लोहे पर जंग ना लगे उसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, पेंट। आप देख सकते हैं बच्चों मैंने लिखा है कि जब लोहे की वस्तुएं अधिक दिनों तक खुले स्थान पर रखी जाती हैं तो हवा में वर्तमान नमी और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना लेती हैं, जो लोहे से बनी वस्तुओं पर परत के रूप में जम जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप इसे यहीं से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तो बच्चों आपका एक टॉपिक था जिसे हम बोलते थे विकृत गंधिता। कौन सा बच्चों, विकृत गंधिता। मतलब हम इसे बोलते थे बच्चों रैंसिडिटी। क्या बोलते थे, रैंसिडिटी। मतलब जो आपके वसा या तेलयुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या हो जाते हैं बच्चों, उनमें से एक तीक्ष्ण गंध आनी शुरू हो जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो बच्चों तेल या वसायुक्त खाद्य पदार्थों को वायु के संपर्क से लंबे समय तक बचाए रखने के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या होती है बच्चों, अक्रियाशील गैस होती है, बहुत ही कम क्रिया करती है, या ऑक्सीजन की तुलना में तो बिल्कुल ही अक्रियाशील होती है। तो क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों आपके सामने है, निम्न पदों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चों पहला है आपका संक्षारण, ये आप समझ चुके हैं, मतलब जंग लगना, लोहे की वस्तुओं को जब हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में ज़्यादा दिनों तक रखा जाता है तो ऑक्सीजन तथा नमी से प्रतिक्रिया कर उस वस्तु पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। तो मैंने कई सारे उदाहरण दिए थे बच्चों आपको संक्षारण में। नेक्स्ट था बच्चों आपका विकृत गंधिता। कौन सा बच्चों, विकृत गंधिता। तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसके एग्जाम्पल्स जरूर लिखें। तो विकृत गंधिता आपका नया टॉपिक है, तो विकृत गंधिता करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता क्या होती है बच्चों, विकृत गंधिता आपकी होती है, मैंने बताया था कि जब खाद्य पदार्थ जो होते हैं तेल या वसायुक्त वो हवा के संपर्क में लंबे समय तक रखते हैं तो ऑक्सीजन से संयोग करके अपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका स्वाद तथा गंध खराब हो जाता है तथा वह खाने योग्य नहीं रहते हैं। इसलिए बच्चों ऑक्सीजन के स्थान पर क्या मिलाया जाता, नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते थे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं तीनों पॉइंट को एक बार रिपीट कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूंकि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के अपचयन से उनका गंध तथा स्वाद खराब हो जाता है, विकृत गंधिता को रोकने के लिए तेल तथा वसा से युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन जैसे कम अभिक्रियाशील गैस से प्रभावित किया जाता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो और आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।